क्या बात है मौसी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। कितने दिनों बाद आज तुमने नई साड़ी पहनी है। अरे खुश तो होगी ही ना, जब इतने साल बाद जतिन बेटा घर आ रहा है, और वो भी अकेला नहीं, बहू के साथ आ रहा है। बहू तो शादी के बाद पहली बार गांव आ रही है। 5 साल का था जब गांव के लोगों के साथ शहर भेज दिया था उसे। आज इतने साल बाद आ रहा है तो खुशी तो हो रही है, लेकिन डर भी लग रहा है। कहीं फिर से वैसा कुछ हुआ तो क्या होगा जीजी? अरे क्यों चिंता करती है, कुछ नहीं होगा। और वो सब बातें अब पुरानी हो चुकी है। 20 साल पहले ही तांत्रिक बाबा ने। इससे पहले कि गीता आगे कुछ और कहती, घर की डोरबेल बजती है और डोरबेल बजते ही सुनीता की आंखों में खुशी की चमक दौड़ जाती है। वो जल्दी से उठकर घर का दरवाजा खोलती है तो सामने उसका बेटा जतिन और बहू पल्लवी खड़े हुए थे। उन्हें देखकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सदा खुश रहो। अरे माँ, अब क्या हमें बाहर ही खड़ा रखोगी? अंदर नहीं बुलाओगी क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, अंदर क्यों नहीं बुलाऊंगी। आओ अंदर आ जाओ। सुनीता दोनों को अंदर लेकर आई। जतिन की मौसेरी बहन नीलू ने उनके लिए चाय बनाई और सब एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। तभी पल्लवी ने कहा, जतिन, तुम कह रहे थे ना कि गांव में तुम्हारे बहुत सारे खेत हैं, तो प्लीज मुझे खेत में लेकर चलना। मैंने पहले कभी खेत नहीं देखे। मेरा बहुत मन है गांव के खुले खुले खेतों में घूमने का। पल्लवी की बात सुनकर सुनीता अचानक घबरा गई और उसने उसे टोकते हुए कहा, अरे बेटा, गांव में घूमने के लिए इतनी अच्छी अच्छी जगह है, तो तुम्हें खेत में जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी खेत में अभी रोपाई का काम चल रहा है, तो तुम रहने दो। लेकिन माँ, तुमने तो कहा था रोपाई का काम हो चुका है। हाँ माँ जी, प्लीज, मेरा खेतों को देखने का बहुत मन है। प्लीज जाने दीजिए ना। अरे बेटा, तुम भी कहाँ खेतों की बात लेकर बैठ गए। नीलू ने तुम्हारे लिए इतने अच्छे चाय पकौड़े बनाए हैं, वो खाओ ना। जतिन की मौसी ने बात को टाल दिया, लेकिन पल्लवी के मन में तो बस ये घूम रहा था कि वो जतिन के साथ जाकर उनके खेत देख कर आए। रात को खाना खाने के बाद सब सो गए। तब पल्लवी ने जतिन से कहा, यार, आज मुझे तुम्हारे घर वालों का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। वैसे तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की, मुझे इतने अच्छे से खाना खिलाया, लेकिन जैसे ही मैंने खेत में जाने की बात की तो सबके एक्सप्रेशंस कुछ चेंज से हो गए। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की। और तुम्हें पता है, आज मैं पूरे 20 साल बाद अपने गांव आया हूँ। वरना माँ ही मुझसे मिलने शहर आती थी। जब से उन्होंने मुझे शहर भेजा, तब से हमेशा गांव आने से रोका, जैसे कि गांव में कुछ ऐसा था जिससे वो मुझे दूर रखना चाहती थी। ये भी एक अलग ही मिस्ट्री है, लेकिन मेरा खेत में घूमने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना, चलते हैं ना। अरे ये कोई टाइम है क्या खेत में जाने का? ये शहर नहीं, गांव है, और यहाँ रात के टाइम बिल्कुल भी चकाचौंध नहीं होती। अगर कोई चोर या लुटेरा रास्ते में मिल गया ना, तो हम दोनों का खेल खत्म कर देगा। सुबह हो जाने दो, फिर चलेंगे दोनों, लेकिन उसके लिए तुम्हें 4 बजे उठना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं उठ जाऊंगी। पल्लवी ने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। जैसे ही अलार्म बजा तो वो उठकर खेत जाने के लिए तैयार हो गई। उनका खेत घर से थोड़ी दूर पर था, तो वो दोनों वॉक करते हुए खेत तक पहुंच गए। देख लो, अब यहाँ से वहां तक खेत ही खेत है। यार, मुझे यहाँ की पिक्चर्स क्लिक करनी है। कितना खूबसूरत नजारा है। सनराइज होने वाला है और ऊपर से खेत की खूबसूरती। मैं सनराइज होते हुए यहाँ की पिक्चर्स क्लिक करूंगी और अपनी मैगजीन में छापूंगी। अच्छा बाबा, क्लिक कर लेना। वो देखो, वहाँ पर कितना सुंदर सूरजमुखी का खेत है। जब सूरज उगेगा तो सारे फूल खिल जाएंगे। तब तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक इन सूरजमुखी के फूलों की अच्छी सी फोटो क्लिक ना कर लूं। लेकिन वहाँ पर वो रूम कैसा है? वो शायद किसानों के रहने के लिए बनाया होगा। कभी कभी खेतों में काम करते हुए लेट हो जाती है, तो किसान यही सो जाते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, अचानक ये बारिश कैसे आ गई? अभी घर जाएंगे तो भीग जाएंगे।
चलो उसी कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। जतिन और पल्लवी खेत के बीच बने उस कमरे के पास पहुंचे, लेकिन उसके बाहर एक ताला लगा था और ताले पर बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। अरे ये क्या, इस पर तो ताला लगा हुआ है और ये धागे भी बंधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ। तुम जल्दी से इस ताले को तोड़ो, हम अंदर चलते हैं। ताले को तोड़ने के लिए ही पत्थर ढूंढ रहा हूँ, वो रहा। जतिन ने पत्थर से ताले को तोड़ दिया और उस पर बंधे सारे धागों को भी हटा दिया और वो दोनों उस कमरे के अंदर चले गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही पल्लवी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उससे टकराई और अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। वो वहां पर रखी एक पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तभी पीछे से उसके ऊपर कुछ गिरा और वो बहुत बुरी तरह डर गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर जतिन अचानक पीछे मुड़ा। अरे क्या हो गया तुम्हें? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? भूत, मेरे पीछे भूत है। भूत नहीं मैडम, बीजुका है, बीजुका। हद है यार, तुम भी एक मामूली से बीजुका से डर गई। इस खेत की रखवाली के लिए खेत के बीच में लगाते हैं ताकि पक्षी जाकर फसल खराब न करें, लेकिन तुम तो इससे डर गई। क्या? अच्छा जो भी है, इसे हटाओ ना यहाँ से। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। अरे लेकिन अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, हम दोनों भीग जाएंगे। और तुमने ही तो कहा था कि सनराइज के बाद बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करोगी, तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज चलो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है चलो। जतिन पल्लवी को लेकर वहां से जाने लगा। तभी पल्लवी को लगा जैसे कोई पीछे से उसे पुकार रहा है, पल्लवी, पल्लवी। वो आवाज सुनकर पल्लवी अचानक से सहम गई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी कमरे की खिड़की से वही बीजुका झांककर पल्लवी को देखकर भयानक तरीके से हंस रहा था। उसे देखकर पल्लवी की चीख निकल गई। क्या हुआ पल्लवी? आर यू ऑलराइट? वो बीजुका मुझे देख रहा है। व्हाट? क्या कुछ भी बोल रहे हो यार? मुझे डराने के लिए क्या तुम्हें कोई और अच्छा मजाक नहीं मिला? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जतिन, वो पीछे से घूर कर मुझे देख रहा है। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम खुद देखो, वो मुझे देखकर हंस रहा है। मैं सच कह रही हूँ। पल्लवी इतनी ज्यादा डर गई थी कि जतिन ने उसके कहने पर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसी कमरे के खिड़की से बीजुका कुर्सी के पीछे रखा हुआ ही दिखाई दिया। क्या यार, वो बीजुका तो कुर्सी के पीछे रखा हुआ है। तुम भी ना, तुमने पहली बार बीजुका को देखा तो तुम डर गई हो। अरे इतना मत सोचो, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक स्केयर क्रो है और कुछ भी नहीं। जतिन पल्लवी को घर ले आया। घर जाते ही पल्लवी की तबीयत खराब हो गई और वो दवाई लेकर सो गई। किसी को पता नहीं लगा कि वो दोनों सुबह खेत में गए थे, इसलिए सब बिल्कुल निश्चिंत थे। रात को पल्लवी उठी और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं, बस वो खाने को घूर कर देखती रही। क्या हुआ बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या बहू? पल्लवी ने अपनी सासू माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और घूर कर उनकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ बहू, तू मुझे क्यों देख रही है? पल्लवी ने सुनीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधी उठकर अपने कमरे में चली गई। उसका ऐसा बर्ताव किसी को भी समझ नहीं आया। अरे बेटा क्या हो गया बहू को, वो इस तरह चली क्यों गई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए चली गई। अच्छा, अगर भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके पास चली जाती हूँ। नहीं रहने दो, जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो उसका मूड भी सही नहीं रहता। थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है भैया, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बता देना। अरे बिल्कुल पगली, ज्यादा चिंता मत कर, उसे हल्का सा बुखार है बस, मैं दवाई लेकर सुला दूंगा। सुनीता को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन जतिन की बात सुनकर वो थोड़ी निश्चिंत हो गई। खाना खाने के बाद जतिन ने कमरे में जाकर पल्लवी को दवाई दी और उसे सुलाकर खुद भी सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनकर अचानक जतिन की नींद टूट गई। उसने बिस्तर पर देखा तो पल्लवी वहां पर नहीं थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी
तो कमरे में पूरा अंधेरा था। तभी फिर से जतिन के कानों में वही आवाज पड़ी। ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है और पल्लवी कहाँ पर है? जतिन ने लाइट्स ऑन की तो सामने का नजारा देखकर वो बुरी तरह से डर गया। सामने की दीवार पर पल्लवी अपने नाखून स्क्रैच कर रही थी और उसने अपने नाखूनों से निकले खून से दीवार पर एक बीजुका की तस्वीर बनाई थी। पल्लवी, पल्लवी, ये क्या कर रहे हो तुम? पल्लवी! जतिन जोर से चिल्लाया तो पल्लवी के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसके काबू में ही नहीं आई। उसने जतिन को इतनी जोर से धक्का दिया कि जतिन सामने वाली दीवार में जाकर जोर से टकराया और इतनी तेज आवाज से घर में सबकी नींद टूट गई और सब दौड़ते हुए उनके कमरे में आए तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। जतिन बेटा, ये बहू को क्या हो रहा है? मुझे लगता है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमें उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। सुनीता ने जैसे ये बात कही तो पल्लवी उसकी ओर मुड़ी और उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। इसे अस्पताल ले जाकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये बात सुनकर सुनीता की रूह कांप गई और पल्लवी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जतिन ने पल्लवी को बिस्तर पर लेटाया और गीता मौसी ने मंदिर से गंगाजल लाकर पल्लवी पर छिड़क दिया। वो वापस आ गया जीजी, वो वापस आ गया। लेकिन उसे तो तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दिया था, तो फिर वो आजाद कैसे हो गया? वो वापस आ गया जीजी, वो वापस आ गया। लेकिन उसे तो तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दिया था, तो फिर वो आजाद कैसे हो गया? आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कौन वापस आ गया है? पल्लवी को क्या हो रहा है? बेटा, ये बात बहुत पुरानी है। जब तेरी बुआ की शादी होने वाली थी तो गांव का एक लड़का संजीव हमारे घर आया। वो एक नंबर का आवारा लड़का था और तेरी बुआ से शादी करना चाहता था। वह पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गया। जब सीधे तरीके से काम नहीं बना तो तेरी बुआ को पाने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन तंत्र मंत्र में चूक हो गई और वो मारा गया। मरने के बाद भी उसने तेरी बुआ का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा का साया तेरी बुआ पर मंडराता रहा और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते तेरी बुआ चल बसी। वो तेरी बुआ को अपने साथ ले गया। वो तेरी बुआ की आत्मा को अपने साथ कैद करके रखना चाहता था, लेकिन तांत्रिक बाबा की शक्ति से हमने तेरी बुआ को मुक्त करा दिया और संजीव की आत्मा को खेत में बने कमरे में रखे पुरानी बीजुका में कैद कर दिया और वहां पर ताला लगाकर उस पर अभिमंत्रित धागों को बांध दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहां से आजाद कैसे हो गया। अपनी माँ की बातें सुनकर जतिन के होश उड़ गए। ये सब मेरी गलती है माँ। मैं और पल्लवी सुबह खेत में तुम्हें बिना बताए चले गए थे और बारिश आई तो हम उसी कमरे में चले गए। मैंने ताला तोड़कर वो अभिमंत्रित धागे वहां से हटा दिए थे और उस कमरे में जाते ही पल्लवी की तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे लगा कि नॉर्मल तबीयत खराब होगी। मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होगा। ये तूने क्या किया बेटा? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो वो बहू को ले जाएगा और इसके बाद एक एक करके हम सबको मार देगा। सुनीता का इतना कहना था और उनके दरवाजे के बाहर दस्तक हुई। कोई उनके दरवाजे को खटखटा रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सब डर से सहम गए। कोई भी दरवाजा मत खोलना, लगता है वही बीजू का छलावा बनकर आया है। तभी बाहर की तरफ से आवाज आई, दरवाजा खोलो सुनीता बहन, दरवाजा खोलो। अरे ये तो तांत्रिक बाबा की आवाज है। तुम सब अंदर कमरे में ही रहना। गीता, मुझे ये गंगा जल की शीशी दे दो, मैं जाकर दरवाजा खोल कर आती हूँ। सुनीता ने अपनी रक्षा के लिए गंगा जल को अपने हाथ में ले लिया ताकि अगर संजीव की आत्मा छलावा बनकर तांत्रिक बाबा की आवाज में बात कर रही हो तो वो उस पर गंगा जल का छिड़काव कर सके। लेकिन जैसे ही सुनीता ने दरवाजा खोला तो सामने तांत्रिक बाबा ही खड़े थे, काले वस्त्र धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला और कानों में रुद्राक्ष के कुंडल पहने और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई अभिमंत्रित विभूति को घर की चौखट पर छिड़क दिया और घर के अंदर आकर दरवाजे को बंद करके सीधा उस कमरे में गए जहाँ पर सब लोग थे।
बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। जब मैं आज ध्यान में बैठा था तो मैंने देखा कि उस राक्षस की आत्मा आजाद हो गई है और वो तुम्हारे परिवार पर अपनी काली नजर गड़ाए हुए है। तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बाबा। उसने मेरी पत्नी के शरीर में प्रवेश किया। वो गीता मौसी ने पल्लवी पर गंगाजल का छिड़काव किया, तब जाकर वो सामान्य हुई। वो हमें धमकी देकर गया है बाबा कि पल्लवी को अपने साथ लेकर जाएगा। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी पल्लवी को बचा लीजिए बाबा। तुम डरो मत बेटा, बहुरानी को कुछ नहीं होगा। मैं घर को मंत्रों से अभिमंत्रित कर दूंगा तो वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें इतने में संतुष्ट नहीं होना, हमें उसे खत्म करना होगा। लेकिन कैसे बाबा? जब हम पहले उसे खत्म नहीं कर पाए तो अब कैसे कर पाएंगे? सुनीता बहन, उसका खात्मा केवल इस घर का वंशज कर सकता है, लेकिन केवल पुरुष। जिस समय वो तुम्हारी नंद पर हावी हुआ, यदि उस समय तुम्हारे पति जिंदा होते तो वो उसका खात्मा कर सकते थे, लेकिन वो जीवित नहीं थे, इसलिए मैं उसका अंत नहीं कर पाया और उसे बेजुका में कैद कर दिया। लेकिन अब जतिन इस घर का वंशज है और वही है जो इसका अंत कर सकता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माना कि मैं इस घर का वंशज हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा का सामना कैसे कर सकता हूँ? बेटा, उसने जिस तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था उसके अनुसार जिस व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है उसके परिवार का वंशज ही उसकी आत्मा का अंत कर सकता है। तुम्हारी बुआ की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसका परिवार अभी भी यही था। यदि उसका विवाह हो चुका होता तो हमें उसके ससुराल में उसके पति या फिर उसके बेटे से उसका अंत करवाना पड़ता। लेकिन अभी उसके वंशज तुम हो, इसलिए तुम्हें ही संजीव की आत्मा का अंत करना होगा। लेकिन कैसे बाबा? जतिन के ऐसा पूछने पर तांत्रिक बाबा ने इस बार उसे संजीव की आत्मा को खत्म करने का तरीका बताया। 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। तांत्रिक बाबा ने घर के किसी भी सदस्य को किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी घर से निकलने को मना किया था, इसलिए 3 दिन तक सब लोग घर में ही रहे। अमावस्या की रात लगभग 10 बजे जतिन घर से बाहर निकला। तांत्रिक बाबा ने घर को अभिमंत्रित विभूति से सुरक्षित किया हुआ था, इसलिए संजीव की आत्मा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन वो अभी भी घर के पीछे बिजुका के रूप में खड़ा हुआ था। जतिन जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा सीधा चलता रहा। तभी उसके पीछे से कदमों की आने वाली आवाज तेज हो गई। तुमने आज की रात अपने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती की है जतिन, लेकिन अब अपनी गलती का खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसकी आवाज सुनकर जतिन बुरी तरह डर गया और पीछे देखे बिना ही बहुत तेज भागने लगा। वो भागते भागते खेत में जा पहुंचा। तभी बीजुका बहुत तेजी से भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपनी गर्दन को मरोड़ता हुआ धीमे धीमे कदमों से जतिन की ओर बढ़ने लगा। जतिन ने खेत से मिट्टी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी और उसकी आंखें बंद हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, और तुझे मारने के बाद मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। जतिन फिर से वहां से भागने लगा। तभी वो बीजुका भी खेत में उसके पीछे पीछे भागने लगा और उसने जतिन का पैर पकड़कर खींच लिया और जतिन वहीं पर गिर पड़ा। उसने जतिन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। जतिन का दम घुटने लगा। कहा था ना मैंने, आज कोई तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। मैं तो बस ताशा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसमें इतना अहंकार था कि उसने मेरी बात ही नहीं मानी और अपने घर वालों से मेरी शिकायत लगा दी। मैं फिर भी पीछे नहीं हटा। मैंने बोला कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन उसे तो कोई और ही पसंद था जिसे उसके घर वालों ने उसके लिए चुना था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे उसे अपना बनाना था। उसकी वजह से मेरी जान गई
तो मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, मार डाला उसे भी ताकि वो मेरे साथ रहे। पर उस तांत्रिक ने उसकी आत्मा को आजाद करवा दिया और मैं अकेला हो गया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरी माँ को मारूंगा, उसके बाद तेरी पत्नी को मारकर उसकी आत्माओं को अपने साथ रखूंगा। तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। बेजुका की ये बातें सुनकर जतिन का खून खौल उठा। बेजुका ने बहुत मजबूती से जतिन के गले को पकड़ा हुआ था। जय बजरंग बली। जतिन ने जैसे ही भगवान का नाम लिया तो बेजुका की पकड़ कमजोर हो गई और जतिन उसे धक्का देकर वहां से भागने लगा। बेजुका भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तू चाहे कितनी भी दूर तक भाग ले, लेकिन आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। जतिन हांफते हुए भागता रहा और उसी कमरे के अंदर पहुंच गया जहां पर बेजुका को कैद करके रखा गया था। बेवकूफ, छिपने के लिए तू आया भी तो कहां पर? अब तो मैं तुझे यहाँ से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। उसके इतना कहते ही तांत्रिक बाबा ने उस पर अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया और उस बेजुका को अभिमंत्रित धागे से बांधने लगे। तभी जतिन भी उठकर आया और उसने तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर उस अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। तांत्रिक बाबा पहले से ही वहां पर छुप कर बैठे थे और उन्होंने ही जतिन को बेजुका को वहां पर लाने के लिए कहा था। इसलिए जतिन उसे वहां पर ले आया और उसके शरीर को तांत्रिक बाबा और जतिन ने मिलकर अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जतिन, मैंने तुम्हें जो कहा था तुम्हें याद है ना? जी बाबा। जतिन ने अभिमंत्रित धागों से लिपटे बेजुका को धक्का दिया और तांत्रिक बाबा के साथ जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर दिया। तभी तांत्रिक बाबा ने कुछ धागों को अभिमंत्रित करके दरवाजे पर बांध दिया। जतिन ने उस कमरे के चारों तरफ मिट्टी तेल छिड़क दिया और उस कमरे को आग लगा दी और देखते ही देखते वो कमरा जलकर राख हो गया और उसके साथ ही बेजुका और संजीव की आत्मा भी हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अगर आप ना होते तो न जाने क्या होता बाबा। इस दुनिया में अधर्म कभी नहीं जीत सकता। वो कुछ समय के लिए खुद को जीता हुआ समझ सकता है, किंतु अंत में उसकी हार होनी निश्चित है। अब संजीव की आत्मा उस बेजुका के साथ हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। ये बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चले गए और जतिन भी अपने घर आ गया। तांत्रिक बाबा ने उन्हें इतने बड़े खतरे से बचाया था, तो अगली सुबह उनका परिवार तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करने उनके स्थान पर गया, जहां पर तांत्रिक बाबा अपनी पूजा पाठ और ध्यान करते थे। लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। माफ करना काकी, लेकिन तांत्रिक बाबा की मृत्यु तो 3 रात पहले हो गई थी। वो 3 रात पहले कहीं गए थे, लेकिन जब वो वहां से वापस लौटे तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या? अगर 3 रात पहले तांत्रिक बाबा ने अपना शरीर त्यागा था तो कल रात मुझे उस बेजुका से किसने बचाया? तांत्रिक बाबा की मदद से ही तो मैंने बेजुका के अंदर प्रवेश की हुई संजीव की आत्मा का अंत किया। लगता है तांत्रिक बाबा का आपकी सहायता करने का काम उनके शरीर त्यागने से पहले अधूरा रह गया था, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाए थे। लेकिन कल रात उन्होंने जब आपकी मदद की और उस बुरी आत्मा का अंत हुआ तो उन्हें भी मुक्ति मिल गई। हमने आश्रम के पीछे तांत्रिक बाबा का स्थान बनाया है। ये सब सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आश्रम के पीछे जब वो सभी तांत्रिक बाबा के बने स्थान पर उनका धन्यवाद करने गए तो तांत्रिक बाबा ने जतिन को आत्मा के रूप में दर्शन दिए। जतिन अपनी जिंदगी में कभी तांत्रिक बाबा और उस रात को भूल नहीं